हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग जीएस के डिफरेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बेहतर से बेहतर हम लोग एग्जाम में कर पाएं और अपने जॉब को सुनिश्चित कर पाएं। राम जी की पाठशाला आपके लिए दिलो जान से लगा हुआ है और आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुप्त काल। गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। जिस प्रकार भारतीय हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है, उसी प्रकार भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग यदि किसी को माना जाता है तो वह गुप्त काल है, क्योंकि इसमें सर्वोत्कीर्ण विकास हुआ, सब प्रकार से विकास हुआ। और इसके टॉप 25 क्वेश्चन आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को अपना प्यार देना मत भूलिए। इधर एक बटन है लाल सा, उसको दबा दीजिए और बेल का आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। अब पहला ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा है रामगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा है समुद्रगुप्त। तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं आपको एक बात बताता हूं, इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा हमारा श्रीगुप्त। कौन होगा? श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है वो श्रीगुप्त को माना जाता है। और उसके बाद श्रीगुप्त के पौत्र हुए चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सामान्यतः संस्थापक आएगा तो श्रीगुप्त पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक कौन हुए हैं गुप्त काल के, तो आपको बोलना पड़ेगा चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त है ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है। तो आपको क्या याद रखना है? समुद्रगुप्त को याद रखना है। क्या याद रखना है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का जो वीणा वादन करते हुए एक सिक्के पर भी नामांकन है, मतलब एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कविराज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम गुप्त जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। मतलब पहला वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने परम भागवत नाम की उपाधि को धारण किया था? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त है। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अच्छा, आज के समय में क्या कोई उपाधि धारण कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते छोड़कर शिक्षा के द्वारा अर्जित उपाधियों के। यदि आप कोई शिक्षा के द्वारा उपाधि हासिल करते हैं तो उनको आप अपने नाम के सामने धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी कि यदि आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप लॉयर बनते हैं, तो आप शिक्षा के माध्यम से जो भी उपाधि धारण करेंगे उसको अपने नाम के सामने, नेम उसके सामने यहाँ लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं लगा सकते। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। मगर पुराने समय में सब लोग जो जितने भी शासक थे वो क्या करते थे? उपाधियों को धारण करते थे जिससे उनका नाम बड़ा हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता किसे कहा जाता है? जो भारत में शक थे उनका विजेता किसको कहा जाता है? ये बात आपको बतानी है। शक विजेता किसको कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो आपको ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। तो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही शक विजेता कहा जाता है। और अभी पिछले प्रश्न में पढ़ के आए हम, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला भी कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। आपको पता है भारत में षड दर्शन की परंपरा है और षड दर्शनों में सबसे पुराना जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है, जो कपिल मुनि ने चलाया है। उसके बाद न्याय दर्शन अगर किसी ने चलाया है
तो न्याय दर्शन को चलाने वाले हैं महर्षि गौतम। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित प्रसारित किया है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। यानी कि ये जो चार नाम लिखे हुए हैं, ये चार नाम जो लिखे हुए हैं, इनमें से किसका संबंध आयुर्वेद शास्त्र से नहीं है। मतलब कि इनमें से कौन वैद्य नहीं था, कौन वैद्य नहीं था। तो धन्वंतरी आपको पता है, धन्वंतरी तो आयुर्वेद के जनक माने ही जाते हैं। उसके बाद चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन नहीं है, भास्कराचार्य नहीं है। कौन, भास्कराचार्य नहीं है। धन्वंतरी भी आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है, चरक भी, सुश्रुत भी। और एक नाम और बता देता हूं मैं जो आयुर्वेद से संबंधित है, जीवक का नाम बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले पतंजलि जो योगपीठ है, उनके जो प्रमुख हैं स्वामी रामदेव, उन्होंने बात कह दी थी कि एलोपैथी इज अ स्टूपिड साइंस, इस तरह से उन्होंने कुछ बोल दिया था। तो उस चीज के ऊपर बड़ा बवाल हुआ था। तो फिर भी मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक्चुअली में जिसने पहली बार सर्जरी की थी वो ये थे। वर्ल्ड में पहली बार जिन्होंने सर्जरी को परफॉर्म किया था, शल्य चिकित्सा को परफॉर्म किया था, वो सुश्रुत थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। जो अजंता की गुफाएं हैं, उन गुफाओं में क्या निरूपित किया गया है। रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या पंचतंत्र। तो जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जातक कथाओं को क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। और जातक कथाओं का संबंध किससे है, महात्मा बुद्ध से, गौतम बुद्ध से उनका संबंध है। ठीक है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिए, कुछ ये कोडिंग वोडिंग का दिक्कत हो रहा है, ये क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। आगे बढ़ते, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख है उसका संबंध किससे है, महापद्मनंद से है, चंद्रगुप्त मौर्य से है, अशोक से है, या समुद्रगुप्त से है। तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त से, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से आपको याद रखना है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कहो या कहो आप इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसका संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त से इसका संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, देखो सेम, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। तो क्लियर है ना, ये रहा आपका आंसर, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। अगला प्रश्न है, रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। किस गुप्त शासक ने पहली बार चांदी के सिक्कों को जारी किया था, ये आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, यहाँ पे मौर्य है, यहाँ पे मौर्य है, ये वो हो गया, ये मौर्य यहाँ पे, मतलब ऑप्शन में इसी तरह था जो आपका प्रीवियस ईयर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो बिल्कुल कट ही जाएगा क्योंकि वो मौर्य साम्राज्य से। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार चांदी के सिक्कों को चलाया था इतिहास। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। जो गुप्त राजा थे वो किस प्रकार की शासन प्रणाली को अच्छा मानते थे। वो राजतंत्रात्मक थे, लोकतंत्रात्मक थे, या गणतंत्रात्मक थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है राजतंत्रात्मक ही होते थे, यानी कि सबसे पहले राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इसको राजतंत्रात्मक प्रणाली कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं। अगर अजंता कलाकृतियां समझी जाएं तो जातक कथाएं हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक है, बट आपको बुद्ध काल नहीं लिखना है, बुद्ध कोई काल है नहीं। ठीक है, एक्चुअली में काल है, मौर्य काल है, महाजनपद काल है, इस तरह से काल है अलग अलग। तो अपने को क्या याद रखना है, गुप्त काल में जो अजंता
की कलाकृतियां हैं, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ, और जातक कथाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे क्लियर दिख भी जाएगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को, हूण थे ना, हूणों को पराजित किया था? किस स्तंभ लेख से, अब किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ शिला लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर या उदयगिरी? इसमें से 4 है। किस अभिलेख से पता लगता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख से। इससे भीतरी स्तंभ लेख से आपको पता लग जाएगा कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त वंश ने डैश 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 किस अवधि में शासन किया? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। 319 से 500 ईसा पूर्व, 319 से 500, ये यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, थोड़ी टाइपिस्ट से मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन 324 है, ठीक है। 319 से 500 ईसा पूर्व, 319 से 324, 325 से 375 और 566 से 597। तो ये तो आपके खत्म हो जाएंगे। सबको पता होता है कि गुप्त वंश की जो शुरुआत हुई है वो 319 ईसा पूर्व हुई है। अब वो 500 तक चली है या 324 तक चली है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला सही। गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक शासन किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने, ठीक है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो हम सिंपल सी बात है, हम लोग गुप्त वंश पढ़ रहे हैं तो गुप्त वंश ही है। तो गुप्त वंश ने सबसे ज्यादा भूमि को दिया, सबसे ज्यादा गांवों को दिया, दान में दिया। किसको? मंदिरों को और ब्राह्मणों को। वो किसने किया? गुप्त वंश ने किया। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद है कुमारगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में और बुधगुप्त के शासनकाल में। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि भीतरी जो शिलालेख है उससे पता लगता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो हूणों का जो आक्रमण हुआ वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और इसने पराजित कर दिया। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, अशोक को या समुद्रगुप्त को? तो याद रखना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर हुई बात? अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? जो कालिदास थे, महाकवि कालिदास थे, जिनको मैं इस तरह से करना अच्छा नहीं मानता हूं। वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से अपने विद्वानों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करती हैं, और भारतीय विद्वानों के सामने उनकी कोई भी स्थिति नहीं है, वो कहीं भी ठहरते नहीं है। तो जिनको कालिदास को भारत का शेक्सपियर कह दिया गया, ये बात कहना मुझे उचित नहीं लगता है, परंतु एक बात आपके लिए जायज मैं यहाँ पे रखता हूँ। कालिदास किसके शासनकाल में थे? ये आपको जवाब देना है। समुद्रगुप्त के, अशोक महान के, चंद्रगुप्त प्रथम के या चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। गुप्त काल में जो भू राजस्व था, यानी कि जो भूमि पे राजस्व दिया जाता था, कर दिया जाता था, वो कितना दिया जाता था? तो उपज का चौथाई भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? कितना दिया जाता था? तो उपज का छठा भाग भूमि राजस्व के रूप में गुप्त काल में राजा को देना होता था। यह आपको ध्यान रखना है, उपज का छठा भाग। अगला हमारा प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कनिष्क के। हालांकि वो कुषाण वंश का है, ये प्रश्न यहाँ पे आ गया है, आप देख लीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। चरक और नागार्जुन किसके शासनकाल में थे? तो कनिष्क के शासनकाल में थे, ये ठीक है। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा
का एक अन्य नाम देवगुप्त था। मतलब इन चारों राजाओं में से, चार तो नहीं है, तीन नाम है, इनमें से किसका नाम अन्य देवगुप्त भी था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था। चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं इन्हीं को विक्रमादित्य कहा गया है। हालांकि विक्रमादित्य तो बहुत हुए, बहुत लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, पर विक्रमादित्य जो सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही हुए हैं। ये आपको बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, इसमें है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यानी नगरों का जो पतन हुआ वो किस काल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो नगरों का जो पतन हुआ वो गुप्त काल में हुआ। नगरों का जो पतन हुआ वो गुप्त काल में हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्वों की दर कितनी है? गुप्त काल में कितनी है? उपज का छठा भाग है, परंतु धर्मशास्त्रों में कितनी है वो आपको बतानी है, वो आपको यहां पे बतानी है। तो ये है 1/6 भाग। जो गुप्त राजा थे ना, उन लोगों ने बिल्कुल वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया और इसीलिए उनका शासन बहुत मतलब उन्नत, जो भारतीय वैदिक पद्धति है उससे उन लोगों ने शासन किया। और देखो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व है उसको 1/6 भाग बताया गया, तो गुप्त राजाओं ने भी उसी को लागू किया। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना। और अंतिम प्रश्न है, मौखरी शासकों की राजधानी थी, जो मौखरी शासक थे उनकी राजधानी क्या थी? तो आपको याद रखना है कन्नौज। क्या याद नाम रखना है? कन्नौज। इसमें एक दो प्रश्न गुप्त काल से हटकर आए हैं, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना और लाल वाला बटन दबाना मत भूलिए। आप देख रहे थे राम जी पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।